आज हम लोग ओड टू अर्टमन जो रेनबो पार्ट 2 है, जिसमें इसका पोएट्री का हम लोग चौथा आज लेसन देखेंगे, जिसमें जॉन किट्स लिखे हैं। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर आई डू नॉट जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया था उसे पढ़े। दूसर का हम लोग जो पढ़े सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसर का नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। आज हम लोग उसी समझ के साथ आज ओ टू अर्टमन पढ़ेंगे, जिसे लिखे हैं जॉन केट्स। सबसे पहले हम लोग इसमें जॉन केट्स के बारे में जानना चाहेंगे, इनके ऑटोबायोग्राफी को, कि इनकी क्या ऑटोबायोग्राफी थी। तो जॉन केट्स 1795-1821 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। देखिए, जॉन केट्स का जन्म जो है 1795 में हुआ और मृत्यु जो हुआ 1821 में हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, इनको एक इंग्लिश पोएट के रूप में सबसे बड़ा इनका प्रतिबिंब आता है। जो इंग्लिश कवि के रूप में इनका एक बड़ा चित्र आता है, जिसे हम एक रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। देखिए, रोमांटिक का मतलब होता है वैसे विचारधाराएं के कवि जो ह्यूमन कंडीशन के साथ साथ वह सामाजिक कार्य को, सामाजिक लोगों के परख और थोड़ा मन के जो हंसबोल होते हैं उन्हें रोमांटिक कहते हैं। जो कोई भी बात कहते हैं तो उनको लोग ज्यादा लाइक करता है, उनके बातों पर ज्यादा लोग हंसता है, ज्यादा लोग उनको बातों के हिसाब से, बातों के द्वारा उनसे अट्रैक्टिव होता है, उनकी ओर खिंचाता है। तो वैसे लोग को हम लोग बोलते हैं रोमांटिक। बोर्न एट द मोनफील्ड, London, he was studying at the Clark School at Enfield, deeply interested in cricket and boxing। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था मोनफील्ड, लंदन में जो पढ़ता है। He studied at Clark's School at the Enfield। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई का जो शुरुआत किया था क्लॉर्क स्कूल से किया था, जो इनफील्ड में था। डीपली इंटरेस्ट इन क्रिकेट, इनकी अभिरुचि यानी गहराई जितनी इनकी कह लिया जाए, गहराई जो थी क्रिकेट में अधिकांश थी। यह क्रिकेट को खेलने में और बॉक्सिंग में अधिक समय व्यतीत करते थे। He grew into a voracious reader, especially of the Greek mythology। उसके बाद इन्होंने सामान्य तौर पर जब यह रीडर का मतलब पढ़ने वाले, जो इन्होंने जो शब्द का प्रयोग क्या करते थे वो ग्रीक मैथोलॉजी में करते थे। ग्रीक शब्द को ज्यादा इन्होंने अपने प्रयोग में और पढ़ने में कार्य में लाते थे। He even started to translation of the Virgil Aeneid। उसके बाद इन्होंने जब विर्गिल का इन्होंने ट्रांसलेट किया एनाइड में, उसके बाद his ambition to become a poet was that fired by the first acquaintance with the Spenser Feria's Queen। उसके बाद इनको सबसे पहले कवि के रूप में यह जो परिचित हुए और इनकी जो पहचान प्रतिबिंब बना वह स्पेंसर जो इनका वर्क था, पहली बार जब इन्होंने लिखा फेरिज क्वीन, उसमें इनका एक प्रतिबिंब बना और लोग इनको जानने के लिए सबसे ज्यादा एक अपना दिलचस्पी लिया। ही इज द फर्स्ट पोयम लाइन इन द इमिटेशन ऑफ द स्पेंसर। इनकी पहली जो आई कविता वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ द स्पेंसर आई वाज द पब्लिश्ड इन 1814, जो 1814 में यह प्रकाशित हुई। ही इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री इन entitled poems was the published in 1817। उसके बाद इनकी जो कविता का प्रथम जो इसका भाग था, वॉल्यूम का मतलब प्रथम भाग, इस कविता का जो एंटेल्ड पोएम थी, इसका पब्लिश जो प्रथम भाग जो हुआ 1817 में हुआ था। हिज पोएम एंडमोयन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय द वर्डवर्थ। इनकी जो एंडमियन जो कविता इन्होंने लिखा था, इनकी कविता पर जो विलियम वर्डवर्थ जो थे, इन्होंने भी एक
विलियम वर्डवर्थ एक इंग्लिश जो क्षेत्र में इनको भी एक बड़े कवि के रूप में जाना जाता है, जो कि इन्हें अप्रिशिएट किए थे। इस कविताओं को उन्होंने पढ़ा, इनकी जो प्रकाशित हुई और उसमें इनको एक लाइक किया और इनकी एक मोटिवेट किया। उसके बाद हिट वाज द पब्लिश्ड इन 1818 1818 his odes on Indolence, on Grecian Urn, the Psyche to Nightingale, on Melancholy and Ode to Atman। उसके बाद इन्होंने 1818 में जो इनकी कविता प्रकाशित हुई ओड, उसमें अन्य प्रकार की कविताएं सम्मिलित थी, जो टू अ नाइटिंगेल ऑन मेंचलोली, टू साइक टू नाइटिंगेल ऑन मेंचलोली एंड ओड टू अटमन। उसी ओड से एक कविता आया, ओड टू अटमन। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। इन्होंने एक रोमांटिक के क्षेत्र में इनका एक जो स्थान आता है एक बड़ा रहता है और इन्होंने अंग्रेजी जो भाषा है उसे एक लंबी उछाल देने का काम किया। ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सो डिड लामिया एंड हाइपरियन, ही डाइड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इनकी जो मृत्यु हुई थी, लामिया और हाइपरियन जो ट्यूबरकुलोसिस था उसके कारण इनका मृत्यु हुआ था। इन 1821 एट द एज ऑफ 26, इन्होंने कम ही उम्र में अपनी जो क्या कहा जाता है, जो इनका उम्र था, कम ही उम्र में इनकी एक तरह से क्या हुआ, मृत्यु आ गया। और इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त किया। But within his the short span of life, he was able to achieve greatness। एक छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त किया। His poem and letter have the depth beneath their beauty, and the beauty is a joy for ever, and beauty is the truth, truth is beauty। इनके आधार पर इन्होंने कहते हैं, इनकी जो कविताओं को पढ़ने के बाद और उनमें से जो पत्र, इनकी जो पत्र लिखे हैं उनमें से गहराइयों में से यदि देखा जाए, इनकी जो कविता और पत्र लिखना इनका एक श्वास था। जिस प्रकार से हम लोग श्वास लेते हैं, जिसकी लत है, जिससे हमारी जीवन चलती है, उसी प्रकार से इन्होंने इनकी अधिक से अधिक अभिरुचि रहती थी कविता और लेटर्स लिखना, जिसमें इन्होंने देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज द अवेयरनेस। इसमें इन्होंने वर्णन करते हैं कि आज आप क्या सीखा है कि सूर्य की प्रकाश जब आती है, जब जिस सतह पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है, उसे उसी भली भांति इन्होंने बताया है कि प्रकृति की पाई जाने वाली जो सुंदरताएं हैं वह रिफ्लेक्शन लाइट का जो पालन करती है। रूल्स जो लाइट का होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, उसी का पालन करता है। यानी ब्यूटी भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है। जब तक हम लोग अच्छी तरह से हैं, जीवित हैं और एक चार्ज वैल्यू में है, तब तक हमारी ऊर्जाएं के साथ साथ हमारे चेहरे पर सुंदरता बनी होती है। जैसे ही हम लोग की मृत्यु हो जाती है तो ये जो प्रकृति से मिला हुआ जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो रिफ्लेक्शन हो जाती है। उसके बाद इन्होंने अचीव रिफ्लेक्ट इज द अवेयरनेस ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। और इस प्रकार से किस प्रकार से लोग इसमें अपने जीवन से पीड़ित हैं, उन चीजों का इन्होंने वर्णन किया है। इन द पोएम ओड टू अटमन, टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। और इन्होंने इसमें एक उजागर किया है कि जो सुंदरताएं होती है, जो मनुष्य के लिए एक इंजॉयदायक होती है, जिसमें वह अपने हरासमेंटों को दूर करने के लिए उसके साथ वह लगा रहता है, उसके साथ वह अपना जो हरासमेंट है उसे दूर कर सकता है। ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। इन्होंने बताया है कि जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वह ही सत्य है। जो देखने में सुंदर जो संदर्भ है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है। समझ आता है ना, एक वर्ड होता है ना, सत्य, सत्यम सुंदरम, सत्यम, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम।
सुनाया, यानी सत्य का मुखड़ा सुंदर होता है या सुंदर का मुखड़ा सत्य होता है। तो इस तरह से in the poem Ode to Atman, Keats described the beauty and characteristic spirit of the Atman in a series of memorable picture। इस प्रकार से इसमें जो कीट है, जो हमारे प्राकृतिक जो संदर्भ है, सुंदरता है, उसका वर्णन करते हैं और उसके जो चरित्र, उसकी जो चित्र है वो चित्र की अंकित करते हैं। स्पिरिट ऑफ द अटमन इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, जिसमें एक हमारे सीजन, जो सीजन का नाम है ओड टू अटमन, उस ओड टू अटमन की जो संदर्भ है उसका इन्होंने वर्णन करते हैं और उसकी एक सीरीज जो चलती आती है, यानी हमारे जो सीजन है उन सीजन, प्रत्येक सीजन के पास एक संदर्भ रहता है, जैसे वो आती है एक सुंदरता का आयाम लेके आती है, उस आयाम में जो चित्र होते हैं जो अच्छे लगते हैं उसका एक गैलरी के बारे में इसमें वर्णन करते हैं। इस एक्सहाइबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन द नेचर, और इस प्रकार से इन्होंने उनके सिद्धांत को, यानी सुंदरता का जो सिद्धांत है उसका यह इसमें वर्णन किए हैं। तो इस तरह से हम लोग एक छोटा एक और टू अटमन जॉन कीट्स जो लिखे हैं उनके ऑटोबायोग्राफी, एक छोटे ऑटोबायोग्राफी का अध्ययन किए, जो हमारे एग्जामिनेशन से यदि इसको देखा जाए तो बहुत हमारे लिए कंपलसरी है। 2 से 3 नंबर यहाँ से मिलने की हमें उम्मीद जगी रहती है। तो इस तरह से हम लोग इनकी ऑटोबायोग्राफी को एक अच्छे समझ के साथ कंप्लीट किए।